अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक सियासी तकरीर के कुछ अल्फाज रखना चाहूंगा। मुसलमानों के साथ चोर चक्कों, गद्दारों और दूसरे दर्जे के शहरियों वाला सलूक हो रहा है। मुसलमान कभी भी दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रहना कबूल नहीं करेंगे। ये अल्फाज सिटीजनशिप मूवमेंट के दौरान दिए गए किसी स्टूडेंट लीडर के नहीं है, बल्कि मशहूर फ्रीडम फाइटर, कद्दावर कांग्रेसी पंडित नेहरू के करीबी दोस्त डॉक्टर सैयद महमूद के हैं, जो उन्होंने जून 1961, जी आज से 60 साल पहले जून 1961 में दिल्ली में होने वाले मुस्लिम कन्वेंशन में कहे थे। इस सदारती कलमात में जो बातें उन्होंने कही वो जिस तरह हूबहू आज हमारे हालात पर बैठती हैं, हमारे हालात को बयान करती हैं, वो अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि जिन मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए हम जमा हुए हैं वो आज के मसाइल नहीं है। जिस मुस्लिम कन्वेंशन में डॉक्टर सैयद महमूद ने ये सदारती कलमात कहे थे, उस मुस्लिम कन्वेंशन की भी एक दिलचस्प कहानी है, जिसकी कुछ बातें आज भी हमारे लिए बहुत मानाखेज है। आजादी के बाद मुसलमानों की ये पहली बड़ी कलेक्टिव मीटिंग थी। फिरकावारियत के पूरे सारे फिरकों के डिफरेंसेस को खत्म करते हुए कॉमन प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को लाने की ये एक पहली कोशिश थी, जिसमें कि डॉक्टर सैयद महमूद, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, मुफ्ती हिफ्जुर रहमान साहब, बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान, जमीयतुल उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, अहले हदीस के ग्रुप्स, बरेलवियों के कुछ ग्रुप्स, सारे 600 से ज्यादा डेलीगेट्स साथ आए थे और दिल्ली में एक मुस्लिम कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था। जाहिर है इसमें अगुवाई डॉक्टर सैयद महमूद कर रहे थे, मुफ्ती हिफ्जुर रहमान साहब इसमें, जमीयतुल उलमा मुफ्ती हिफ्जुर रहमान साहब, ये लोग इसमें ऑर्गेनाइजिंग रोल में थे। मीटिंग पंडित नेहरू को और हुकूमत को पसंद नहीं आई। मीटिंग तो उन्होंने होने दी, लेकिन आखिरी वक्त में यह शर्त रखी कि जमात इस्लामी हिंद के लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कम्युनल है और एंटी नेशनल है। आखिरी वक्त पे अमीर जमात मौलाना अबुल इस्लाही साहब के दावतनामे को उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो ना आए, और इसके एहतजाज में फिर अली मियां नदवी और मंजूर नुमानी साहब और लोगों ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की, और ये भी हुकूमत की दखल अंदाजी और किस तरह से ये मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हुई। ये मजलिस मुशावरत से कुछ साल पहले की कोशिश थी। 3 साल बाद एक वाकई में रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग हुई, मुशावरत बनी, जमात जमीयत सारी मुस्लिम तंजीमें उसका हिस्सा रही, एक अपनी तारीख है। लेकिन ये जो मुस्लिम कन्वेंशन की कहानी है, जहां पंडित नेहरू की नाराजगी के बावजूद सैयद महमूद और हुमायूं कबीर एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस नाराजगी को दूर करने के लिए आखिरी मिनट में सरकार की तरफ से जिन लोगों को एंटी नेशनल आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जमात इस्लामी हिंद के लोगों को अलग करते हैं, ये पूरा एक फिनोमिना है, जो कि ये भी कोई नई चीज नहीं है। ये आइडिया के मुसलमानों के अपने मामलात में, अपने फैसला लेने की कोशिशों में सरकार की इस तरह की दखल अंदाजी, कुछ सरकार से करीब मुसलमान, उनके रवैये, और फिर यह सरकार की तरफ से डिमार्केशन कि कौन से मुसलमानों से वो बात सुनना कबूल करेंगे, किसको कबूल नहीं करेंगे। कुछ गुड मुस्लिम्स हैं, कुछ बैड मुस्लिम्स हैं। कभी कभी गुड मुस्लिम्स की शिकायत सुन लेंगे, लेकिन उनसे कहेंगे कि पहले बैड मुस्लिम्स को अलग करो। ये सारी चीजें आज की नहीं है, बल्कि 60 साल पहले भी यही चीजें प्ले आउट कर रही थी, और ये बाकायदा एक हिस्सा, एक फीचर बन चुकी है मुस्लिम सियासत का, मुस्लिम पॉलिटिक्स का, मुसलमानों से सरकार के पूरे सुलूक का। यही चीज आज भी हम लोग देखते हैं, और पिछले 60 साल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं
उसमें जो बातें उस मीटिंग का जो भी नतीजा निकला, लेकिन एक बड़ी पहल थी। आजादी के बाद मुसलमानों का पहला इस तरह का कन्वेंशन था, और पहली बार किसी बड़े सरकार से करीब कांग्रेसी नेता ने, एस्टैब्लिश्ड फ्रीडम फाइटर ने इस तरह की बात कही थी कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे के शहरी वाला सुलूक झेलना पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 60 सालों में ये मसाइल खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि इन्होंने नई नई शक्लें इख्तियार की हैं। पिछले कुछ सालों से हमने बहुत ज्यादा हेट स्पीच और हेट क्राइम्स की बातें की हैं। हेट क्राइम्स डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट डोटो डेटाबेस के मुताबिक पिछले 6 सालों में इस हुकूमत के आने के बाद से 905 हेट क्राइम के इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ। ये वो इंसिडेंट्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं अखबारों में, जिनकी खबर बाहर आई है। अगर इस नंबर को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो हर तीसरे दिन कम से कम एक हेट क्राइम किसी मुसलमान के खिलाफ इस मुल्क के किसी हिस्से में रिपोर्ट होता है। यानी हर 5 दिन में कम से कम 2 केसेस मुसलमानों के खिलाफ ऑन एन एवरेज होते हैं, जो कि रिपोर्ट होते हैं, जो इतने संगीन होते हैं कि लोग प्रेस में आते हैं, जिस पर पुलिस को कुछ कार्रवाई, कुछ एक्शन लेना पड़ता है। जाहिर है ये फिनोमेना भी आज का नहीं है, दंगों की एक पुरानी तारीख रही है। मुशावरत का फॉर्मेशन भी 1964 में प्राइमरीली कम्युनल वायलेंस के रिस्पॉन्स में हुआ था। लेकिन जो बात दूसरे दर्जे की शहरियत की बात, गद्दार की तरह देखे जाने वाली बात, उसने भी दूसरी शक्लें इख्तियार की हैं, और खास करके आजकल इसके ऊपर गुफ्तगू कम होती है, लेकिन अभी भी उतना ही बड़ा मसला है। किस तरह से बेगुनाह नौजवानों को, खास करके बेगुनाह नौजवान मुसलमानों को दहशतगर्द बताकर, टेररिस्ट बताकर गिरफ्तार किया जाता है। वो जो पूरा फिनोमिना है, वो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से जो दंगे हुए, उसके रिएक्शन में ब्लास्ट हुए, उसके बाद से गिरफ्तारी का एक फिनोमिना। पहले तो सिर्फ गद्दार कहा जाता था, पाकिस्तान के साथ इनकी लॉयल्टी है, इनकी वफादारी पर शक है। अब बाकायदा टेररिज्म का जो ये पूरा फिनोमिना है, उसके अंदर एक बाकायदा प्रोसेस मिल गया, जिससे मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा सके और ये दिखाया जा सके कि उनकी लॉयल्टी पर शक है। और आप जानते हैं कि ये टेररिज्म केसेस की असलियत क्या है। अभी ही जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आई है 2019 की, उसके मुताबिक जो मौजूदा एंटी टेरर लॉ है यूएपीए, उसका कन्विक्शन रेट अभी भी 29% है, सिर्फ 30% से कम। और अगर आप उसमें भी जो हाल में पार्लियामेंट में स्टेट होम मिनिस्टर ने एक सवाल के जवाब में जो डेटा प्रेजेंट किया कि 2016 से 19 के बीच में जो यूएपीए केसेस रजिस्टर हुए थे, उन केसेस में से अब तक सिर्फ 2% केसेस में कन्विक्शन हुआ है। और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज यह कि सिर्फ 17% केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है। यानी कि तकरीबन 80% केसेस ऐसे हैं जिनमें अब तक चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है, और वो केसेस अभी भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं। ये फिनोमिना भी नया। यूएपीए केसेस में, टेररिज्म केसेस में जनरली अक्सर केसेस लंबे अरसे तक शुरू ही नहीं होते हैं, और शुरू होने के बाद जब क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अक्यूज्ड का एक्विटल हो जाता है, वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन उसमें कई साल बीत जाते हैं, कई जिंदगियां बीत जाती हैं। हमारे सामने कर्नाटका के निजारुद्दीन भाई का केस है, जो 23 साल 18 साल की उम्र में उनको गिरफ्तार किया गया, 41 साल की उम्र तक वो जेल में रहे। और उनको गिरफ्तार करने की बुनियाद क्या थी, उनके गिरफ्तार करने की क्या बुनियाद थी वो तो भूल जाइए, उसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं थी। 23 साल तक पहले लोअर कोर्ट में उनको कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जाके उनके कन्विक्शन को हटाया और उनको बाइज्जत बरी किया। उस कन्विक्शन का बेसिस क्या था, उनके खिलाफ उनको इतने साल जेल में रखने का बेसिस क्या था? किसी
दूसरे कैदी के किसी बयान में उनका नाम आया था। वो बयान भी पुलिस की हिरासत में टॉर्चर के बाद पुलिस के जबरदस्ती से लिखा गया था। वो बयान उस कैदी ने वापस भी ले लिया। वापस लेने के बावजूद उस बयान की बुनियाद पर निसार भाई को 23 साल जेल में काटने पड़े। उससे ज्यादा एब्सर्ड है अक्षरधाम टेम्पल का केस, जहां पे 2002 में सितंबर 2002 में दो बंदूक से लैस लोग अक्षरधाम टेम्पल के अंदर घुसते हैं। वहां वो आतंकवादी एक घटना होती है, 30 से ज्यादा लोग उसमें हलाक होते हैं। उन दो गनमैन को कमांडोज वहीं पे मार गिराते हैं। उनकी शनाख्त आज तक क्लियर नहीं है, लेकिन उसके बाद 6 लोग अहमदाबाद से गिरफ्तार होते हैं। पुलिस ये कहती है कि इन 6 लोगों ने ये दो कोई आईएसआई के एजेंट हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान से आए थे वगैरह, कभी कश्मीर से, लेकिन इस कंफ्यूजन में ये बात बोलते हैं कि इन 2 लोगों को इन 6 अहमदाबाद के मुसलमानों ने शरण दी थी, प्रोटेक्शन दी थी, इनको रेकी करके मतलब इनको पूरा लेआउट दिया था टेम्पल का। और इसका सबूत क्या प्रेजेंट करते हैं वो, उन 2 जो गनमैन थे जो मारे गए, उनकी खून में लथपथ बुलेट रिडन बॉडी से कोई कागज सपोजिटली बरामद हुआ, जिसकी बुनियाद पर इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से कन्विक्ट भी कर दिया गया। वो कागज जो कि एक खून में लथपथ लाश की जेब से मिला था पुलिस के मुताबिक, उसके ऊपर एक शिकन नहीं थी, एक खून का धब्बा नहीं था। और इस क्लियरली फैब्रिकेटेड एविडेंस की बुनियाद पर, सिर्फ और सिर्फ इसकी बुनियाद पर कि एक कागज के टुकड़े पर उनके नाम लिखे हैं, जो कि जिसपे के कोई सबूत नहीं है उस कागज को उन आतंकवादियों से भी, उन गनमैन से भी लिंक करने का, उसके बावजूद 16 साल ये लोग जेल में काटते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर पढ़ने लायक है, जिसमें कि वो फाइनली इन लोगों को बाइज्जत बरी कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह से इस तरह की फैब्रिकेटेड एविडेंस 16 साल तक टिक गई, 16 साल किसी की जिंदगी से ले गई। और सुप्रीम कोर्ट उसमें पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा है, हाई कोर्ट के जजेस को बहुत बुरी तरह लथाड़ रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह के कई केसेस हैं, हम घंटों सिर्फ ऐसे ही केसेस पे बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, मानखेज चीज क्या है, आप ऐसे सारे केसेस उठाकर देखिए और उसमें प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है, जो मोटिवेशन वो बता रहे हैं कि उनके हिसाब से क्यों ये लोग आतंकवादी बने, सिर्फ उसको पढ़िए। उसमें हमेशा हर केस में लिखा होगा, अगर आप 1992 के बाद का कोई केस देखेंगे तो लिखा होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह से ये लोग गुस्सा थे और बदला लेने निकले थे। 2002 के बाद के सारे केसेस देखिए, ये लोग गुजरात के दंगों से ये लोग नाराज थे और गुजरात के दंगों से गुस्सा होकर बदला लेने निकले थे। उसमें फिर आप देख लीजिए, सिमी को जब बैन किया गया तो उसमें एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बताने की कोशिश की। हर केस में हमेशा कोई पाकिस्तान एंगल या आईएसआई एंगल लाने की कोशिश होती है, फला फला ये लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे, कोई सबूत उसका पेश नहीं किया जाता कभी भी, लेकिन ये बोल दिया जाता है कि ये पाकिस्तान से करीब थे, ट्रेनिंग लेने जाने की बातें कर रहे थे, बस ये लिख दिया जाएगा। और फिर सिमी को बैन किया गया, उसमें एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से वॉरेन टेलर के साथ उसको लिंक करने की कोशिश की गई। उसका भी कोई खास सबूत आज तक कोई केस कन्विक्ट नहीं कर सकी सरकार जिसमें सिमी का कोई इंटरनेशनल लिंक, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कहीं पे कोई प्रूव हुई हो। लेकिन 2002 के बाद गुजरात का बदला लेने का बोला जाता था, कुछ केसेस में बोला जाता था कि ये लोग इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। 2008 के बाद खास करके जो पढ़े लिखे आईटी सेक्टर में काम करने वाले या प्रोफेशनल सेक्टर्स में काम करने वाले मुसलमान हैं, बटला हाउस एनकाउंटर के बाद उनको टारगेट किया जाने लगा कि ये मिडिल क्लास पढ़े लिखे मुसलमान है, ये प्रोफेशनली एजुकेटेड है,
इन्होंने एक वीडियो देख लिया गुजरात के दंगे का और ये रेडिकलाइज हो गए और ये बदला लेने के लिए निकल गए। इन्होंने एक वीडियो देख लिया बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का और ये बदला लेने निकल गए। 2014 के बाद तो फिर जब दाइश आ गई तो हर केस में इन्होंने ट्विटर पे ISIS के बारे में कुछ पढ़ लिया और वो पढ़कर वो रेडिकलाइज हो गए और वो दुनिया में एक इस्लामिक स्टेट कायम करने के लिए निकलने जा रहे थे या निकल गए थे वगैरह वगैरह। इसी तरह की कहानियां हैं जो मोटा मोटी हर टेररिज्म केस में कही जाती है। आप देखिए कि इन कहानियों के पीछे क्या है। बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन, गुजरात के दंगे, कश्मीर में होने वाले हालात, स्टेट को खुद इस बात का एहसास है कि ऐसी चीजें हुई हैं जिससे मुसलमान गुस्सा हो सकते हैं। उसका बहाना लेकर के खुद मुसलमानों का क्रिमिनलाइजेशन, खुद उनकी वफादारी पर शक करना, यह मुस्तकिल किया जाता है। स्टेट को पता है कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन एक नाइंसाफी है जिसकी वजह से मुसलमान नौजवान यकीनन कुछ लोग गुस्सा होंगे। उसी लेजिटिमेट ग्रीवेंस को यूज करके उसको पलट दिया जाता है कि जो लोग इसके ऊपर गुस्सा होते हैं वो टेररिस्ट है या वो शक के दायरे में आने वाले लोग हैं, वो शायद एंटी नेशनल लोग हैं। तो और ये जैसा कि मैं आपसे मुस्तकिल कह रहा हूं, ये नई चीजें नहीं है, ये सिर्फ एक पुराने मसले के नए फॉर्म्स हैं, बहुत इवॉल्व फॉर्म्स हैं जो अब बाकायदा जूरिस्प्रूडेंस में, लीगल पॉलिसी में, लेजिस्लेशन में आ चुके हैं। लेकिन इनकी नींव आज की नहीं है। हम इन सारे केसेस को देखेंगे तो जाहिर है हमारी एक डिमांड है कि UAPA को स्क्रैप करना चाहिए, ऐसे काले कानून नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से इस तरह के मामलात हो पाते हैं। हमारी डिमांड है कि रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन का हिसाब देना चाहिए। पुलिस जो 16 साल तक, 23 साल तक, बल्कि 1 साल या 6 महीने या 1 महीने के लिए भी किसी को अगर गलत नीयत से गिरफ्तार करती है, अगर ये आप समझ में आता है केस को देख के कि यहां पे सबूत पूरी तरह से प्लांट किए गए थे, फैब्रिकेटेड एविडेंस था और बिना किसी बुनियाद के सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए या किसी दूसरे एजेंडा के साथ, किसी सियासी एजेंडा के साथ या किसी एक क्योंकि वो मुसलमान थे, उनका एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी डिस्क्रिप्शन था, सिर्फ इस वजह से किसी को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर टेरर के चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। तो ये इंसाफ की बात है कि ऐसे केस में पुलिस वाले के साथ सजा होनी चाहिए और जो वक्त उन्होंने खोया है, जो अपॉर्चुनिटीज खोई हैं, उसकी कुछ ना कुछ, जो अक्यूज्ड ने इतने साल जेल में काटे हैं, उसकी कुछ ना कुछ भरपाई उसके साथ जरूर होनी चाहिए। ये बात सिर्फ हम नहीं कहते हैं, ये 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई जिसने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को, जो बदनीयती के साथ प्रोसिक्यूशन होता है, उसको क्रिमिनलाइज करने का और उसमें जो लोग उसके विक्टिम बनते हैं उनको कॉम्पनसेट करने का एक पूरे फ्रेमवर्क को सजेस्ट किया। ये तो रेमेडियल चीजें हैं जो कि हम सजेस्ट करते हैं, जो कि एक लीगल और एक पॉलिसी लेवल की फाइट है और मुस्तकिल इसके ऊपर काम होते रहना जरूरी है। लेकिन अगर हम इस मसले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। ये आइडिया के मुसलमान को टेररिस्ट बनाकर या उनको शक के दायरे में हमेशा रखना है, कुछ ना कुछ कैटेगरी बनाकर उनकी वफादारी पर शक करना, उनकी लॉयल्टी पर शक करना, इस चीज की शुरुआत कहां से होती है? उसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 1857 के पहली गदर कहिए या पहली जंग आजादी कहिए, जिस तरह से गदर के शुरू होने के फौरन बाद सारी फोर्सेस एक मुगल बादशाह के बैनर के अंदर इकट्ठा हो गए, सारे रिलीजियस डिवाइड को छोड़ते हुए उसने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हिला दिया। और वो जो म्यूटनी थी या वो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उस पर तो उन्होंने बहुत जल्दी काबू पा लिया, लेकिन जिस तेजी के साथ अपने सारे रिलीजियस डिवाइड को भूलकर एक मुस्लिम बादशाह के बैनर के अंदर वो जमा हुए थे, उसने अंग्रेजों को इस बात का एहसास दिलाया कि उन्होंने मुसलमानों को एक रूलिंग क्लास के तौर पे रिप्लेस किया है। इसीलिए फिर हमेशा उनकी पूरी कंडीशनिंग हो गई
مسلمانوں کی وفاداری کو شک کی نظر سے دیکھنا, مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھنا, اور ہمیشہ یہ دیکھنا کہ یہ حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کر رہے ہوں گے. اس کا پہلا کلیئر ایکسپریشن کسی کیس میں آپ کو ملتا ہے, ایک مشہور کیس ہے 1870s کا جسے گریٹ وہابی ٹرائل کے نام سے آج بھی تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے. اس کی شروعات ہوئی تھی جولائی 1869 میں, جبکہ ایک 75 سال کے بوڑھے مولانا امیر خان صاحب کو بنگال سے گرفتار کیا گیا تھا. گرفتاری کی ان کو کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی. اس کے بعد پھر ان کے ایک اور ساتھی حشمت خان کو گرفتار کیا گیا, اور پھر ایک پورا کیس چلا. کیس کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ ایک ہیبیس کارپس کا کیس تھا. کچھ لوگوں نے کیس کیا کہ آپ نے بے بنیاد طریقے سے انہیں گرفتار کیا ہے. یہ بھی ابھی ہوتا ہے, اکثر لوگ گرفتار ہوتے ہیں, کچھ لبرل ہیومن رائٹس والے لوگ یا جو لوگ رول آف لا میں مانتے ہیں وہ کورٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے, آپ کس طرح سے ایسے گرفتار کر سکتے ہیں. وہی چیز وہاں پہ بھی ہوئی. کورٹ نے اس پورے ہیبیس کارپس پیٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا اور تقریباً 8 سال تک امیر خان اور حشمت خان جیل میں رہے. اس کیس کے دوران یہ جو اس کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ کیسے باہر آئے اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے, لیکن اس کیس کے دوران جو سرکاری نیریٹو آیا, اور سرکاری نیریٹو کے سپورٹ میں اخباروں میں اور اس وقت کے پاپولر میڈیا میں جو چیزیں نکل کے آئیں وہ بہت معنی خیز ہیں. مستقل بحث اس بات پر ہوتی رہی کہ کیا مسلمان انہیرنٹلی ڈسلائل ہے, کیا رانی کے ساتھ غداری کرنا ان کی فطرت کا حصہ. اکثر اس عنوان کے آرٹیکلز اس وقت کی پاپولر پریس میں چھپا کرتے تھے, اور جو سرکاری نیریٹو تھا اس کی بھی بنیاد یہ تھی, یہ جو وہابی لفظ کا ہی استعمال کیا یہ اپنے آپ میں ان کا انٹینشن بتا رہا تھا, کیونکہ وہابی اس وقت کے بنگال میں بہت ہی ان لائکلی ہے کہ کوئی بڑی تعداد امام عبد الوہاب کے فالوورز کی رہی ہوگی. یقیناً شاہ اسماعیل شہید اور احمد شہید کی پوری تحریک تھی, اس کے کئی سارے لوگ ابھی بھی موجود تھے, انگریزوں کے خلاف ریزسٹنس بھی کر رہے تھے, لیکن ان کا وہابی موومنٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں تھا. جان بوجھ کر ایک انٹرنیشنل اینگل دینا, کنیکٹ کرنا کہ نہیں دیکھیے اصل میں کیونکہ مسلمانوں کی مقدس مقامات, مذہبی مقامات ہندوستان کے باہر ہیں تو ان کی لائلٹی سسپیکٹ ہے. یہ ایک آئیڈیا کنسٹرکٹ کیا گیا کیونکہ وہ مکہ کی طرف مکہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں, اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں, اس لیے کہیں نہ کہیں ان کی لائلٹی, ان کی وفاداری اصل میں اسی کی طرف ہے, وہ اس ملک کو لے کر کے کبھی لائل نہیں ہو سکتے. یہ سارے آئیڈیاز کو انٹروڈیوس کیا گیا اور وہ ایک پوری سوچنے کا ایک طریقہ بن گیا کہ اس وقت تو کیونکہ ایک خلافت بھی تھی آٹومن ٹرکی میں, تو وہ پولیٹیکلی کیا وہ اصل میں آٹومن ٹرکی کے ساتھ لائل ہیں, ریلیجسلی تو اصل میں وہ مکہ کے ساتھ لائل ہیں, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کا پورا, اور یہ ایک مطلب اس وقت کے پاپولر پریس میں بھی یہ ڈسکشن تھا اور یہ آلموسٹ آفیشیل لائن تھی. اس کو گریٹ وہابی ٹرائل بار بار کہنا, سرکار کے ایجنٹس کی طرف, سرکار کے وکیلوں کی طرف سے پریس میں اس طرح کی باتیں کرنا, اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک انٹرنیشنل اینگل ڈرا کرنا, ان کو ایک گلوبل کانسپریسی کا حصہ بتانے کی کوشش کرنا, اور یہ اسٹیبلش کرنا کہ اصل میں تو مسلمانوں کو شک کی نظر سے ہی دیکھنا ہوگا اور ان کو کبھی بھی ٹرولی لائل نہیں مانا جا سکتا. یہ آئیڈیا, یہ امپلس جو اس وقت غدر کے آفٹرماتھ میں 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے نتیجے میں انگریزوں کے اندر آیا تھا, وہ باقاعدہ دھیرے دھیرے ایک پالیسی کا شکل اس نے اختیار کر لیا, اور جو انڈین اسٹیٹ کا آرکیٹیکچر ہے, انڈین اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے اندر یہ امپلسز امبیڈڈ ہیں بالکل, کہ مسلمانوں کو ایک شک کی نظر سے دیکھنا. اور وہی اسٹیٹ سٹرکچرز ہیں جو ظاہر ہے 1947 میں آزادی کے بعد وہی جو برٹش ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز تھے وہ انڈین اسٹیٹ کے سٹرکچرز ہو گئے. تو ان کی انسٹیٹیوشنل میموری میں پہلے سے ہی مسلمان مشکوک تھے, سسپیشیس تھے. پھر پارٹیشن ہوا پاکستان, اور پارٹیشن کی لیگیسی نے اسے اور زیادہ اس کے اوپر اس کو بڑھاوا دیا, اور باقاعدہ ایک اسٹیٹ پالیسی مسلمانوں کو شک کے طور پہ دیکھنا, اور وہ ایک اسٹیٹ پالیسی کی طرح ریفلیکٹ ہونے لگی
जो आज तक अलग अलग चीजों में, चाहे वो टेररिज्म केसेस हो, चाहे हेट क्राइम्स में सरकार का रवैया हो, उन सारी चीज, ये अभी मौजूदा सिटीजनशिप लॉज जिस तरह से आए हैं, जो पूरा एनपीआर एनआरसी का डिजाइन है, ये सारी चीजें असल में उसी इंपल्स से आ रही हैं। और अब इसके ऊपर जो हिंदुत्व राइट विंग का एंटी इस्लामिस्ट एजेंडा, एंटी इस्लामिक एजेंडा, एंटी मुस्लिम एजेंडा है, वो सारा एजेंडा भी इसके ऊपर इसके साथ जाकर मिल गया है। तो जो रूट कॉज है इस पूरे इस्लामोफोबिया का, वो असल में स्टेट के खुद के कुछ डीप इंपल्सेस से आता है। और यकीनन हम इंस्टीट्यूशनल चेंज की बात करेंगे, हम उसके लिए एडवोकेसी करेंगे, हम उसके लिए कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन असल में हमें एक डीप इंटेलेक्चुअल रेकनिंग की जरूरत है। इस पूरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को एक रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है कि इस मुल्क के जो मुसलमान हैं उनको वाकई में वो किस तरह से देखते हैं। और ये जो शक का लेंस है, मुस्तकिल रिलेंटलेस जो सस्पिशन का एक लेंस है, जब तक कि वो दूर नहीं होगा तब तक हमारे सिस्टम्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी पॉलिसीज से पूरी तरह से इस्लामोफोबिया कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, जहां पे इन छोटे छोटे या इन कुछ स्पेसिफिक चीजों की लड़ाई लड़नी है, वही हमें एक एकेडमिक, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये बहस भी छेड़ना जरूरी है कि असल में स्टेट किस लेंस से अपने मुस्लिम सिटीजन्स को देखता है, और क्या वाकई में जो एक नेशन स्टेट में इक्वल सिटीजनशिप का आइडिया है, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द स्टेट का आइडिया है, क्या वाकई में वो एग्जिस्ट करता है, या वो एक स्टेट का फिक्शन है जो मुसलमानों के केस में आकर कोलैप्स कर जाता है। ये बहस हमें बाकायदा तौर पे छेड़ने की जरूरत है, और उस पर बहुत तरह का काम, बहुत तरह की रिसर्च होने की जरूरत है। उम्मीद है इस गुफ्तगू से कुछ आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा, कुछ आगे काम करने के रास्ते निकलेंगे। इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।